हाईएस्ट सबसे ज्यादा समझाएंगे डिग्री 2 पे। कितने पे? डिग्री 2। आप देख सकते हो कितनी कनेक्टिविटी इन लोगों के ऊपर, इसमें से किसी भी चीज को स्किप मत करो। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, ये कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स देके जाएगा। बहुत आसान है, आपको 2 सम समझे तो आप सारी की सारी दुनिया यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। द ओनली थिंग इज, ये अगर आप रगड़ के 5 बार लिखो ना, कितनी बार लिखना है? 5 बार अगर आप लिखोगे ना, तो मैं गारंटी बता सकता हूँ कि ये फोरियर और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको इमीडिएटली आसान जाना शुरू हो जाएगा। आपके 8 मार्क्स कसम से यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे अगर आप ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाओगे। तो पार्ट जो है वो अगर आप वीडियो देखोगे तो उसका एक ही सम किया तो भी इनफ है। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके मेरे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर। दोस्तों यार, आज हम लोग देखने वाले हैं M3 ENTC 2024 पैटर्न की एंड सेमेस्टर की स्ट्रेटेजी। अब आप सभी को पता होगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर कि आप लोग M3 की पढ़ाई करने वाले हो, वो भी 2024 पैटर्न के अंदर। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल है। एक तो पहली चीज कि सर वो जो 5 यूनिट है उसमें से क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट लग रहा है जब हम लोग डिटेलिंग देख रहे हैं सिलेबस का। दूसरी इंपॉर्टेंट गोष्ट, सर PYQ हमारे पास है ही नहीं तो हम लोग पढ़े कैसे। तीसरी, सर एग्जैक्ट पेपर पैटर्न के आपको पता है कि भाई ऐसा ही आएगा, इसी तरीके से पेपर आगे बढ़ेगा। और नंबर 4 वाली चीज जो है वो ये है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने मार्क्स के लिए आएंगे। अब ये जो सारे सवाल आपके हैं, उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश मैं करूंगा। ध्यान से देखना। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द काइंड ऑफ पेपर पैटर्न जो कि एक्सपेक्टेड कौन सा रहेगा, या फिर जिसे हम लोग टेंटेटिव कहते हैं, क्योंकि अब तक पेपर रिलीज नहीं हुआ है। और यू ऑल नो दैट किस तरीके से यूनिवर्सिटी काम करती है कि उनको जो है वो कभी भी सरप्राइज देने की बहुत आदत है। तो हम लोग बस प्रिपेयर रहेंगे। मैं बस आपको एक टेंटेटिव पैटर्न बता देता हूँ। बहुत सारे कॉलेजेस ने ये पैटर्न फॉलो करना शुरू कर भी दिया है। तो लेट अस गो विद द पेपर पैटर्न फर्स्ट एंड स्टार्ट स्टडिंग। होपफुली आप सब लोग अच्छे से कोर्स में से पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि सारी चीजें अगर आपको डिटेलिंग में पढ़नी तो आपको पता है कि अच्छे से वीडियोस देखना जरूरी है और PDF से पढ़ाई करना भी आपके लिए जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि आपके टोटल 5 यूनिट रहेंगे। उन 5 यूनिट के लिए जो आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी, ध्यान से देखना, जो आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी वो रहेगी 70 मार्क्स की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट। तो अगर 70 मार्क्स में से, जैसे मैंने बोला था, 10 मार्क्स के आपको MCQ आएंगे और 60 मार्क्स की आपकी रहेगी थियरी इन द सेंस कि आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो 4 मार्क्स के हिसाब से पूछे जाएंगे। उस हिसाब से आपकी एक टेंटेटिव स्ट्रेटेजी होने वाली है। तो आप देख सकते हो यूनिट 1 2 3 4 5 को डिस्ट्रीब्यूटेड इन लोगों ने 2-2 मार्क्स के MCQ पूछे हुए। अब जब MCQs पूछे जाते हैं तो उसका सोल्यूशन सर कैसे लिखना है ये हमें पता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है और आपका MCQ का आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, तो आपको बस यहाँ पे नंबर 4 करना है, राइट। देर इज नो एक्सप्लेनेशन नीडेड या फिर देर इज नो फिजिकल आंसर नीडेड। आप बस ऑप्शंस में खेल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे 2 का आंसर, अगर मेरा ऑप्शन 1 है तो आई जस्ट गो विथ ऑप्शन नंबर 1। अब रहा सवाल, सर क्या हम लोग देख के डायरेक्ट आंसर्स लेके आ सकते हैं? तो 2 तरीके के समझाएंगे। एक कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड समझाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा। और नंबर 2 जहां पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यूजिंग योर कैलकुलेटर। तो इसमें थोड़ा समय लगता है। आप क्या करते हो, आप क्या करो, आपका जो लास्ट पेज रहेगा आंसर पेपर का, वहां पे क्लियरली लास्ट, मतलब जैसे ही आपके पास आंसर पेपर आएगा, आप लास्ट पेज पे डायरेक्टली यहाँ पे टाइटल डिक्लेयर कर दो कि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले भाई साहब, रफ वर्क। तो इस रफ वर्क में उस पेज पे आपको जो करना है करो, वहां पे आपका कैलकुलेशन दिखना चाहिए, ना कि शुरुआत के पहले पेज में व्हेन इट कम्स टू MCQs। इज इट क्लियर टू यू? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सर किस तरीके से इसके सवाल आएंगे। तो देखो भाई, अभी फिलहाल तो जो लास्ट ईयर के इतने सारे पेपर्स हुए उसमें से ही हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स, जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है, ऑलमोस्ट सारी रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है, वहां से हम लोगों को MCQ उठाना पड़ेगा। और एक बात, सर क्या स्पेशली MCQ की पढ़ाई करने की जरूरत है? नहीं, एक हद टॉपिक अगर छोड़ा तो आपको MCQ की कोई स्पेशल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, भाई सब कुछ तो यहाँ पे कवर हो रहा है। तो अगर आपकी थियरी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि MCQ करने में आपको कभी कोई किसी तरीके की दिक्कत आएगी। अब जाएंगे यूनिट बाय यूनिट। हो क्या रहा है यहाँ पे, आप पैटर्न देखोगे तो यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। द टॉपिक नेम इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस। अब व्हेन इट कम्स टू लुकिंग एट द टॉपिक्स, है ना, आप प्लीज यहाँ पे चेक करना कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी ने एक टेंटेटिव टाइम टेबल, सॉरी टेंटेटिव पेपर पैटर्न दिया हुआ है। चेक करो, 4 4 4 4 4। भाई सवाल कितने पूछ रहे हैं? 5। उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3। यानी कि आपका जो लाइनअप है वो काफी ज्यादा इजी इन लोगों ने यहाँ पे कर दिया, अगर इस तरीके से पेपर पैटर्न आया तो। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि सर
एग्जैक्टली ऐसे आएगा क्या सर? तो बता देता हूँ, मैंने बोला है ये टेंटेटिव पेपर पैटर्न है। हो सकता है कि ये आपको कुछ 4 ही सवाल पूछे, उसमें से 3 अटेम्प्ट करने के लिए बोले। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि 3 में से 3 अटेम्प्ट करने के लिए वो बोल देंगे। वो ईदर 4 या फिर 5 ऑप्शंस आपको देंगे, उसमें से आपको 3 ऑप्शंस जो है वो वर्कआउट करने हैं। रादर आई एम टेलिंग यू दिस इज टोटली न्यू पेपर पैटर्न एंड अगर इस पैटर्न से पेपर आ रहे हैं, तो शायद आपके लिए पासिंग के लिए आसानी हो सकती है। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो, ये आपको एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग जो ये लोग चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहे कि भाई पूछा जाएगा आउट ऑफ यहाँ पे 5 कॉन्सेप्ट्स दिए। एक काम करते हैं, पेपर पैटर्न भले ही कैसे भी आए, आपको पता है कि यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि भाई कौन से सवाल जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो बता देता हूँ, हर एक यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सर बताइए ना सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ओवरऑल सिलेबस क्या है? तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इतने सारे टॉपिक्स है जिनके ऊपर भाई ट्रैक करना है या फिर इनके ऊपर काम करना है। तो क्या सर आप हमें बता सकते हो कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक आपको कौन सा लगता है? तो देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा शॉर्टकट मेथड। उसके बाद जो आपको करना है, रादर सीक्वेंस भी आप इसी तरीके से मैं जो जैसे मार्क कर रहा हूं वैसे फॉलो करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और ये 2 टॉपिक के बाद आप लोग जा सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, विच आर नथिंग बट व्हाट एप्लीकेशंस। हाँ, ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरा आजकल कैलसी पे निकल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी आसान वाला चीज है, आप देख सकते हो। ये बेसिकली मेरा गो टू रहेगा। ओवरऑल टॉपिक का लेंथ आप देख सकते हो। आपको कोई भी जब सवाल पूछा जाता है तो आपको y फाइंड आउट करना होता है, जो कि 2 लोगों से बना हुआ है। yc प्लस क्या लिखा है देखो दोस्तों, मैंने yp। एज आई सेड, yc का ही मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। और ये आपको जैसे ही आप पढ़ाई करना शुरू करोगे, सबसे पहला वीडियो दिखाई देगा जहां पे सारे कैलकुलेशंस हम लोगों ने यूजिंग कैलसी करा हुआ है, जहां पे डायरेक्ट कैल्सी यूज कर सकते हो। मतलब कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे कैसे क्या किस हिसाब से, इक्वेशन जैसे ही आपकी आएगी उस इक्वेशन में कैल्सी यूज करके आप उसका फाइनल आंसर लिख सकते हो। स्टैंडर्ड जो होते हैं टाइप वाईसी के, आपको पता होंगे, सिर्फ 4 टाइप्स होते हैं। सो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और यहाँ पे रहेगा आपका टाइप नंबर 4। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यार रियल डिस्टिंक्ट रूट है, रियल रिपीटेड रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड रूट है। ये मोस्टली आता नहीं है। तो आपके पास अगर अगर आप कट निकालो तो आपके पास ये 3 ही ऑप्शन है जिसको आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। मोस्टली डिग्री 3 तक ये लोग जा सकते हैं जिस हिसाब से 4 मार्क के लिए सवाल पूछा है। तो हाईएस्ट सबसे ज्यादा समझाएंगे डिग्री 2 पे। कितने पे? डिग्री 2, यानी कि डी का स्क्वायर। इस यहां तक आपको हाईएस्ट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हो सकता है कि डी क्यूब के ऊपर भी आपको सवाल पूछा जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। डी रेज़ टू 4 वगैरह जाने का चांस बहुत रेयर बनता है दोस्तों। तो दिमाग लगाओ कितने सम्स करने और कैसे सम्स करने, नोट्स में से आपको तो पता ही है कैसे पढ़ना है। अब जैसे ही आपने ये खत्म किया, आपके कैलसी पे इक्वेशन मोड होता है। उस इक्वेशन में आपको जो जो टू डिग्री 2 वाले सम्स रहते हैं, उन सम्स के उसके सॉल्यूशंस कैसे आते हैं, डिग्री कैसे निकलती है, सॉरी रूट्स कैसे निकलते हैं, सब कुछ आपको सही तरीके से देखना है। अब उसके बाद इमीडिएटली शुरू करना है आपको शॉर्टकट मेथड। ये कंपलसरी है भाई, इसमें कोई डिस्काउंट विस्काउंट मत मांगना मुझे। देयर आर हाउ मेनी केसेस आपको डील करना है, वो कितने केसेस के लिए डील करना है देखो, पहले ही देख लो, यानी कि अपना झगड़ा ना हो फिर यहाँ इस केस में। तो आपको जो डील करना है दोस्तों, ये इतने केसेस पे डील करना है। देयर आर 7 केसेस। अब पूरे 7 केसेस करने हैं क्या? नहीं। तो आप अगर अच्छे से ढंग से देखोगे तो मेरे नोट्स में, मेरे वीडियोस में आप देखोगे हर एक केस को मैंने सेपरेटली दिया हुआ है। आप क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। देखो, आप केस नंबर 1 करो, 2 एंड 3 सेम है। उसके बाद 4 करो, 5 करो, 6 बिल्कुल मत करो, यानी कि लिखूंगा ही नहीं मैं यहाँ पे। एंड आई डायरेक्टली हेल्प यू आउट विद 7। 7 जो है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होके कहाँ पे आती है? 2 पे होती है। 5 जो है वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होके 2, 3, 4 पे कन्वर्ट होता है। इसका मतलब है आप देख सकते हो कितनी कनेक्टिविटी इन लोगों के ऊपर। इसमें से किसी भी चीज को स्किप मत करो। आप बोलोगे सर व्हाट इफ मैं केस नंबर 5 ना करूं? भाई ऐसे मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे केसेस आप अच्छे से करो, और जैसे ही ये केसेस की राइटिंग में आपकी प्रैक्टिस होती है, उसके इमीडिएटली बाद आपको जो शुरू करना है वो करना है कॉचीज लीजेंडर्स। अब एक बंदा है कॉची, है ना, और एक बंदा है लीजेंडर। समझ के चलो, ये कॉची और लीजेंडर्स आपका यही प्रोसेस है। ये जो 2 टॉपिक्स आपने पढ़े, बस एक एक्स्ट्रा एनवलप ऊपर आ चुका है, जहां पे ये रेगुलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे कुछ आपके dy बाई dx वाले बंदे को एक x नाम का बंदा चिपका हुआ है, और यहाँ पे dy बाई dx नाम के बंदे को आपका ax प्लस b नाम का बंदा चिपका हुआ है। तो आपको समझ में आएगा कैसे इसको डील करना है। ये 2 टॉपिक जैसे आपके खत्म होते हैं, बहुत सारी चीजें लाइन अप हो जाएगी। अब ये सारे वीडियो स्किप कर दो। उसके बाद आप जा सकते हो किसके लिए? एप्लीकेशंस के लिए। अब एप्लीकेशंस में मोस्टली अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट के एप्लीकेशंस है। व्हेन यू गो फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट एप्लीकेशन, द फर्स्ट थिंग दैट यू फाइंड इज आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट वगैरह वगैरह। तो ये आरएलसी सर्किट के लिए जो एक इक्वेशन बनता है ना,
वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्या होता है पता है, जैसे ही आप YC निकालते हो, है ना? और जैसे ही आप YP निकालते हो, तो ये YC और YP निकलने के बाद जो 2 आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं यूज़ करने वाले, वो C1 और C2 फाइंड करने के लिए, जैसे कि अगर आपको चार्ज निकालने के लिए बोला तो Q होता है, और उसके बाद आपको उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज करंट। सो Q और I को यूज करके आप किसकी वैल्यू निकालोगे? C1 और C2 की। ये होता है आपका बेसिक एप्लीकेशन, जो कि आपको ये 2 टॉपिक के बाद आप इमीडिएट करना शुरू करोगे तो भी चलेगा। एंड देन माय प्रेफरेंस वुड बी, अगर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है तो आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी करके जाओ। तो इतना भी करके जाओगे तो भी आपके लिए इट इज मोर देन इनफ। आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई और करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि पड़ेगी, जिस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न है। अंडरस्टूड? सो ये था आपका यूनिट नंबर 1। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व PYQs, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 2 आप देख सकते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। ये कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स देके जाएगा। बहुत आसान है और ये सिर्फ कैल्सी का गेम है। जिसको कैल्सी सही तरीके से यूज करना आया, जिसने घर पे एक एक सम, दो दो सम सॉल्व करके देखे, उसको सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। आप प्लीज चेक करो यूनिट नंबर 2 जो है वो किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है आपका। उन्होंने अपने को क्या कह दिया भाई, है ही सिलेबस उतना उतना ही उन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है। न्यूटन का फॉरवर्ड ऑब्लिक बैकवर्ड इंटरपोलेशन, लैग्रेंज का इंटरपोलेशन, ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन्स सिम्पसन्स 1/3 और 3/8 का रूल, यूलर मॉडिफाइड यूलर एंड रंगे कुट्टा वाली मेथड, जहां पे प्रेडिक्टर करेक्टर उन्होंने डाला हुआ है। कुछ भी आ सकता है, बट मेरे हिसाब से रंगे कुट्टा आएगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एक बार देख लो आप लोग, प्रेडिक्टर करेक्टर के पीछे मत लगो। सॉरी, हाँ, ये आपका ओवरऑल सिलेबस बताता हूँ मैं आपको किस सीक्वेंस से जाना है, कैसे जाना है। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आप लोग वीडियो जो है वो डायरेक्टली ये वाला ओपन करोगे, इसको पढ़ोगे पहले, दैट इज यूलर्स एंड मॉडिफाइड यूलर्स। यूलर्स एंड मॉडिफाइड यूलर्स आपका पूरा 1 घंटे का काम है। आपको 2 सम समझे तो आप सारी की सारी दुनिया यहाँ पे कवर अप कर सकते हो। द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस। 2 सम्स खुद से सॉल्व करके देखो, आंसर्स क्रॉस चेक करके देखो, आपको आंसर आना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, इमीडिएट उसी को लग के आपको खत्म करना है रंगे कुट्टा। रंगे कुट्टा में 2 टाइप्स होते हैं, एक सेकंड ऑर्डर होता है और एक फोर्थ ऑर्डर, जो एग्जाम में आता है मोस्टली। अगर 4 मार्क का समय आपको, तो हो सकता है कि आपको फोर्थ ऑर्डर आए, सेकंड ऑर्डर अब तक एग्जाम में आया नहीं है, इवन प्रीवियस पैटर्न में भी। तो ये 2 टॉपिक इमीडिएटली आप करोगे तो ये आपको ओवरऑल मतलब पूरा सॉल्विंग करके दिमाग लगा के कितने घंटे में हो जाएगा? लेट्स से 3 घंटे में। और दोनों करना ही है कंपलसरी, क्योंकि ये दोनों भी अलग अलग से आए तो आपके एनी 3 में से 2 का तो मैटर यहीं पे क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट, आपको इमीडिएटली उसके बाद करना है जो कि आपका सिर्फ 1 आवर का काम रहेगा, ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन्स का 1/3 एंड 3/8 रूल। यानी कि ये 1 आवर में आपका ये खत्म हो जाएगा। और गारंटी वारंटी के साथ बता दो, इसके भी सम सॉल्व करोगे ना, मजा आ जाएगा यार। 2 टाइप होते हैं, एक टेबल खुद ही दिया जाता है फिर तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर टेबल नहीं दिया है तो टेबल आपको फॉर्म करना पड़ेगा, वो भी ज्यादा टाइम नहीं लेता है। इसमें बस ख्याल इस बात का रखना है कि अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, साइन कॉस टैन वगैरह वगैरह, तो कैल्सी का मोड रेडियन रखना है। मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वीडियो में भी आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत बहुत तगड़ा टॉपिक है। 1 घंटे में अगर कोई चीज खत्म हो के अपने को 4 मार्क रेडीमेड दे रही, तो भाई क्यों छोड़ रहे हो? तो देखो भाई, मेरे हिसाब से तो आपके 12 मार्क्स आ गए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज एनी 5 बोला हुआ है। अब क्या क्या बचा आपके पास? अब आपके पास ये 3 टॉपिक्स बचे। तो ये जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर है, इसके आपको कितनी पढ़ाई करनी मैं बताता हूँ। ये आपको सिर्फ फर्स्ट 15 मिनट्स करने हैं, वो भी अभी मत सुनो मेरी बात, थोड़ा सा होल्ड करो। इसके नेक्स्ट टॉपिक में जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे न्यूटन का इंटरपोलेशन। 2 टाइप है, एक फॉरवर्ड है और एक बैकवर्ड इंटरपोलेशन है। आसान है, आप 2 सम्स करोगे तो आपको समझ में आएगा। बस कभी कभी ये काफी लेंदी हो जाता है, ये और लैग्रेंज, ये दोनों भी। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस यूनिट को कोई भी स्किप मत करो। मेरा ये भी ओपिनियन है कि जब आपके पास पेपर पहले आ जाए, इमीडिएटली जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, आप लोग एमसीक्यू ना कीजिएगा, ना कि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला यूनिट कीजिएगा, रादर आप डायरेक्टली इस यूनिट को अटैक कीजिएगा, बिकॉज ये आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स देके जाएगा। तो आपको पूरे 12 मार्क्स अगर उठाने, तो मेरे हिसाब से ये 3 प्रायोरिटी से आपको करने पड़ेंगे, और न्यूटन का इंटरपोलेशन करके ही जाओ अगर आपको ये चीज करनी है। दूसरी चीज, ये लैग्रेंजेस अगर आप स्किप करना चाहते हो तो इसका थ्योरी करके जाओ। मतलब फॉर्मूला क्या है, क्योंकि एमसीक्यू में ब्राइट चांसेस है कि लैग्रेंज आ जाए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लैग्रेंजेस करके जाओ। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर रहता है और एक बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर रहता है, उनके स्क्वायर वर्जन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी जो है वो
प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया है, तो इसका जो है एमसीक्यूज में मैंने ये डला हुआ है, तो प्लीज आप इसको चेक कर सकते हो किस तरीके से आता है। सो दैट्स ऑल, ये है आपका यूनिट नंबर 2, समझ आया। दिस इज योर यूनिट नंबर 3, जहां पे आपको बेसिकली दो टॉपिक्स के ऊपर काम करना है, एक फोरियर ट्रांसफॉर्म है और दूसरा है आपका जेड ट्रांसफॉर्म। पहले तो अपन इसके पेपर पैटर्न के हिसाब से जाते हैं, एक बार आप पेपर पैटर्न इसका ढंग से देख लो, आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। नंबर 1, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑब्लिक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑब्लिक इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन बाय जेड ट्रांसफॉर्म। अब बहुत बच्चों का ये भी सवाल हो सकता है कि अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे तो वैसे भी क्या करना है भाई, अपने को एनी थ्री करना है। अगर ऐसा पेपर पैटर्न आया तो एनी थ्री अगर करना है तो फोरियर के सवाल ही कितने पूछे हैं, 2। तो अपन फोरियर कितना भी उखाड़ ले, कितने सवाल सॉल्व कर सकते हैं, 2। जेड तो अपने को करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम लोग z को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करें। z ट्रांसफॉर्म, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म एंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन बाय z ट्रांसफॉर्म अगर करोगे तो आपके यहां से जो 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं वो पूरा का पूरा लाइनअप क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये भी लगेगा कि अरे सर सिर्फ 3 क्वेश्चन करके अगर एनी 3 है तो अपना तो सही है, वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि एनी 4 दिए और उसमें से 3 करने हैं और 4 ही क्वेश्चंस दिए, तो हो सकता है कि फोरियर के 2 आए और जेड के 2 आए, तब हम लोग क्या करें। तो इसीलिए अच्छे से देख लो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत प्यार से आपको ये चीज बता रहा हूं कि है क्या मतलब। ये जो फोरियर है ना, फोरियर मैं सच्चे सच्चे बताता हूं कि ये काम कितना है, 4.5 आवर्स का, 4.5 घंटे का काम है। लेकिन बहुत शिद्दत से आपको देखना पड़ेगा और सबसे ज्यादा बार जो आपको फोकस करना है वो पहले टॉपिक पे फोकस करना है, जो कि जहां पे मैंने एक भी सम नहीं लिया। आई हैव जस्ट गॉन थ्रू द बेसिक्स एंड फॉर्मूलाज। ये अगर आप रगड़ के 5 बार लिखो ना, कितनी बार लिखना है, 5 बार अगर आप लिखोगे ना, तो मैं गारंटी बता सकता हूं कि ये फोरियर और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको इमीडिएटली आसान जाना शुरू हो जाएगा। क्या होता है बताता हूं, इसमें ना आपको अराउंड 13 सम्स करने और इसमें ना आपको सिर्फ 4 सम्स करने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के। अब बताता हूं क्या है। एक होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर होता है उसके दो बेटे, एक होता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और एक होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब ये जो है ना, इसे मैं पापा कहता हूं, ये बेटा ट्रांसफॉर्म कहता हूं। तो एग्जाम में मतलब अगर आप मुझे पूछो ये 17 सम्स है, 17 में से सिर्फ एक सम, कितना सम, एक सम आप देखोगे, वो सम आपको दिखाई देगा पापा ट्रांसफॉर्म पे। यानी कि जो सारी गेम है वो किनके हाथ में, बेटों के हाथ में, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, मेरा सजेशन रहेगा 4.5 घंटे है आपके पास, आपके ये 10 मार्क भी सिक्योर हो सकते हैं। बाई चांस अगर जेड ट्रांसफॉर्म टफ आया तो आपके पास जेब में ये दोनों टॉपिक्स जो है वो रह सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है जेड ट्रांसफॉर्म। अब क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं कि सर जेड पूरा अगर स्किप करूं क्योंकि जेड बहुत टफ जा रहा है, सिर्फ फोरियर करके जाऊं क्या, तो जा सकते हो। लेकिन इन दैट केस लेट्स मेक श्योर कि आपको सिर्फ 10 मार्क्स मिलेंगे, सॉरी आपको सिर्फ 4 और 4 8 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप रेडी हो, आपके 4 मार्क्स स्किप हुए तो भी आपको अगर चलेगा, लुकिंग एट द डेप्थ ऑफ द टॉपिक। तो अगर आप रेडी हो तो आप गो फॉर इट। अब ये 8 मार्क्स की जगह पे कुछ बच्चे ये भी प्रेफर करेंगे कि मैं इधर से सर जो भी है मेरे पूरे 12 मार्क्स लेके आऊं, लेकिन यहाँ पे मेहनत बहुत ज्यादा है। और जैसे आप यहाँ पे सोच रहे हो ना 17 सम्स करने, यहाँ पे अराउंड 52 सम्स आपको करने पड़ेंगे। बिकॉज ये जो एप्लीकेशन है, ये आने के लिए आपको दो चीजें आना जरूरी है, स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो दोस्तों, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो बहुत जरूरी है कि ये 3 बेसिक वीडियोस है, स्टैंडर्ड पेयर और प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टी सॉरी 2 वीडियोस, स्टैंडर्ड पेयर एंड प्रॉपर्टीज, ये 2 अच्छे से आना शुरू हो गया तो आपको फोरियर के सॉरी जेड के सम्स, और जैसे ही जेड खत्म होता है उसके बाद इनवर्स जेड के सम्स की प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। और ये 2 आने के बाद ही आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पहले एप्लीकेशन कर लेता हूं सर नहीं समझ में आएगा, इस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। सर इसको कितना टाइम लगेगा, सर देखो भाई मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, इसको 7 घंटे लगेंगे। अब आप में से कुछ बंदे मुझे ये भी पूछ सकते हैं कि सर अगर मैं ये और ये अच्छे से कर लूं और ये स्किप करूं, तो मैं बताता हूं अगर ऐसा करेगा तो तू पागल है, क्योंकि यही 2 चीजें इसमें मतलब 5 ही मिनट का काम है। अगर आपको ये 2 चीजें अच्छी आ रही तो ये करने में कितने मिनट्स का काम था, 5 मिनट। तो अगर आप कर रहे हो तो पूरे 3 टॉपिक कर लो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं फोरियर करके जाऊंगा, सॉरी सिर्फ ये जेड के सम्स करूंगा और ये सब स्किप करूंगा। तो देखो भाई, आप डायरेक्ट इनवर्स जेड कर नहीं सकते हो जब तक जेड नहीं आता है। तो आपके पास चॉइस ही एक है। देखो जिसको सेफर साइड खेलना है वो क्या खेल सकता है, यहां से ये पूरा का पूरा अच्छे से करो। दूसरा, आप यहां से सिर्फ जेड के सम करके जा सकते हो। इन दैट केस भी आप एनी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, आपको पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है। लेकिन
ये दो और इधर से कोई इन दोनों में से एक आप नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, फक्त जेड ट्रांसफॉर्म किया तो चलेगा क्या? तो फक्त जेड ट्रांसफॉर्म किया तो बिल्कुल चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीन बहुत तगड़ा करके जाओ, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सम सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? दैट्स ऑल। दिस इज योर यूनिट नंबर 3। देखते हैं यूनिट नंबर 4 के लिए। अब जब हम लोग देखेंगे तो आप टॉपिक देखो कौन से आपके पास है वेक्टर कैलकुलस में दो टॉपिक, एक वेक्टर डिफरेंशिएशन और एक है दूसरा वेक्टर इंटीग्रेशन। दिस इज सबसे बड़ा टॉपिक अगर आप मुझे पूछो तो आपके सिलेबस में से, तो इसमें से, और ये टफ भी है, मतलब वेक्टर्स भी है, डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स भी बहुत उन्होंने घुसेड़ के रखे हैं, डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है। तो बहुत सारे बच्चे डरे हुए रिगार्डिंग दिस कि सर मैं कितना करके जाऊँ और क्या करके जाऊँ। तो एक बार एक काम करते हैं, आपको मैं पैटर्न दिखाता हूँ, आप एक बार पैटर्न देखो, फिर उसके बाद अपन इसके ऊपर झगड़ा करते हैं। देखो, डीडी, राइट, बहुत पॉपुलर पैटर्न है, आपको मैंने पहले भी बोला था। तो एक तो डीडी है, उसके बाद इरोटेशनल एंड स्केलर पोटेंशियल वाले सम्स है। नेक्स्ट वेक्टर आइडेंटिटीज, कोई भी एक आपको दो में से वेक्टर आइडेंटिटी सॉल्व करनी है। देन लाइन इंटीग्रल वर्क डन के ऊपर सम्स आते हैं। देन देयर इज स्टोक्स ऑब्लिक डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर आपको सम्स आएंगे, किस तरीके से करना है वो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इसको वर्कआउट करना है। अगर आप मुझे पेपर पैटर्न के हिसाब से जाने के लिए बोलोगे तो मैं मार्क करके देता हूँ। देखो, ये देखो, सबसे पहले तो यार बेसिक का तो वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, बेस वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड मॉड किस तरीके से निकाला जाता है। तो ये बेसिक्स आपके एक बार ही खत्म हो गए, तो मैं आपको बस मार्क करके देता हूँ। ये बहुत जरूरी है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का टाइप, और ये बहुत जरूरी है कि आप इरोटेशनल एंड फाइंड फाई वाले सम करो। इसका मतलब है आपके 8 मार्क्स कसम से यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे अगर आप ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाओगे। तो उसके साथ साथ बताता हूँ मैं, ये दो टॉपिक के बाद बच्चे डरते कि सर ये वेक्टर आइडेंटिटीज थोड़ा ज्यादा ही टफ नहीं है क्या? हाँ, क्योंकि इस वेक्टर आइडेंटिटी में क्या है पता है, 20 फॉर्मूलाज है। कितने? 20 फॉर्मूलाज, और आप देखोगे तो अराउंड 12 से 15 सम्स। तो उसमें से आपको एग्जाम में दो पूछ के उसमें से कोई भी एक सॉल्व करने के लिए आ सकता है। तो ये इतनी मेहनत अगर आपको करनी है तो ये अकेला जो है ये आपका 3 आवर्स खाएगा। कितना? 3 आवर्स खाएगा। तो हाँ, टेक्निकली ये भी 3 आवर्स खाएगा क्योंकि ये काफी बड़ा है अगर आप देखने जाओ तो। ये देखो, हाँ, इरोटेशनल आपका 1 घंटे में हो सकता है अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिंपल सी चीज है। आप वेक्टर आइडेंटिटीज अगर करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से करो। अब रीजन बीइंग बताता हूं मैं, ये और ये भी तो ऐसा टॉपिक्स, तो इसमें दो टाइप है भाई। एक लाइन इंटीग्रल में आपका एक आता है कि जहां पे आपको कार्टेशियन के ऊपर समझाते हैं सारे, है ना, वर्क डन वाले, और दूसरा जो है वो आते हैं आपको पोलर के ऊपर समझाने की, सर्कल और एलिप्स के ऊपर के सम्स। अब आपको करना क्या है, इसमें से सिर्फ लाइन इंटीग्रल उठाओ और उसके बाद इमीडिएटली आप कौन सा कर सकते हो, स्टोक्स थ्योरम, क्योंकि ये आने के बाद ये जो है ये आपका 80% जो है वो यही है जो लाइन इंटीग्रल है। तो यहां से ये दो मैंडेटरी टॉपिक्स करने हैं और यहां से ये दो मैंडेटरी टॉपिक्स करने हैं। अब रहा सवाल, सर ये वेक्टर आइडेंटिटीज का इसका क्या करूं? अब हो सकता है अगर आपने ये बहुत अच्छा किया, हो सकता है बहुत अच्छा किया प्रैक्टिस, तो गॉस डाइवर्जेंस में कुछ आपको शो दैट आ सकता है जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट हो। क्या हो सकता है? शो दैट आ सकता है जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट हो। अब जो बंदे चाहते हैं कि मैं गॉस डाइवर्जेंस भी करूं, ऑल द वेरी बेस्ट, वो भी आप कर सकते हो। अब रहा सवाल, सर आपने तो ये बताया लेकिन इसके वीडियो ही नहीं दिए। मैंने सारे वीडियोस दिए हुए हैं, सब कुछ आपको डिटेलिंग में दिया हुआ है, तो इतना बुरा इंसान तो हूं नहीं कि आपको क्या स्किप करना है ये बता के मैं खुद ही वहां पे स्किप कर दूं। तो मैंने तो पूरा दिया हुआ है, मैं बस आपको यहाँ पे आउटलाइन दे रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई इतने में भी आप किस तरीके से पास हो सकते हो और बहुत भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे कि जिनको आउट ऑफ आउट मार्क्स लेने, उनको तो पूरे पेपर का पैटर्न पता चल चुका है, एज गुड एज जैसे बताया हुआ है। तो आप वो सारे टॉपिक्स अगर करके जाओगे तो 70 में से 70 को आपको कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ एक चीज रोक सकती है, वो है टाइम, क्योंकि 2.5 घंटे में पेपर खत्म नहीं होता है। लिख लो मेरे से, जो लोग 70 में से 70 कर रहे हैं उनको 2 पेपर तो कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि भाई मेरा स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है चेक करने के लिए। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट टास्क रहने वाला है। सो दैट्स ऑल, दिस इज योर यूनिट नंबर 4। कुछ डाउट? नेक्स्ट इज योर फाइनल यूनिट नेम्ड एज स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। पहली बार एएनटीसी ब्रांच को ये यूनिट इंट्रोड्यूस हुए हैं, दोनों भी, ये पहले नहीं थे उनके सिलेबस में, और अच्छी बात है कि अगर ये दो टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं तो। अब सर स्टैटिस्टिक्स में कितना करना है और प्रोबेबिलिटी में कितना करना है, तो मैं आपको पहले तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपका पेपर पैटर्न आपको क्या कहता है। आपका पेपर पैटर्न कहता है कि आपको सीवी के ऊपर सम आएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देन देयर इज मोमेंट, स्क्यूनेस और कुर्तोसिस के ऊपर आपको सम आएंगे। नंबर 3 कोरिलेशन ऑब्लिक लाइन यानी कि रिग्रेशन पे सम्स आएंगे। नंबर 4 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर आपको सम आएंगे। और नंबर 5 आपको नॉर्मल या फिर काई स्क्वायर के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सम आएंगे। अब
पिक्चर बहुत क्लियर है, मैं आपको ये पूरी पिक्चर दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यार से देखना। ये भी यूनिट ऐसा है, तो आई वांट कि आप लोग बहुत अच्छे से करके जाओ। ये देखो, ये इसे कहते हैं सीवी। तो आप मेरा सिलेबस भी चेक करना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है दैट इज बेसिकली सिग्मा अपॉन एक्स बार होता है। सिग्मा अपॉन क्या होता है, एक्स बार इंटू क्या होता है, 100। सिग्मा क्या होता है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स बार क्या होता है, वो होता है आपका मीन। तो इट इज वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग न्यू इनटू दिस कि सीवी के ऊपर आपको समा सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ऊपर। अब देखो, इसमें आजकल ट्रेंड चल रहा है। पहले बहुत अजीब से सम आते थे कि जहाँ पे बैट्समैन ए ने इतने रन बनाए, बैट्समैन बी ने इतने जो रन्स बनाए हैं, तो ए ने कितने रन्स बनाए, बी ने कितने रन्स बनाए, उसके ऊपर आपको सम सॉल्व करना है। तो अच्छे से नोट्स में से देखना सर ने कैसे इसको सॉल्व किया हुआ है। किसी और के नजरिए से जाओगे, किसी और बुक से जाओगे, तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। आपके सर बहुत प्यारे, बहुत अच्छे से आपके सर ने सिखाया है। और अगर आपको पता नहीं है तो 100 आउट ऑफ 100 वाले मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, कभी जाके इंस्टाग्राम पे उनके वीडियो रिव्यूज देख लेना। तो सर आपके सही पढ़ाते हैं, उतना ट्रस्ट आप यहाँ पे आंखें बंद करके रख सकते हो। देन नेक्स्ट इज मोमेंट्स। मोमेंट्स में क्या होता है, आपको म्यू1, म्यू2, म्यू3, म्यू4 निकालना है। देन ये चार निकालने के बाद आपको निकालना है बीटा 1 और बीटा 2, दैट इज स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस। तो ये इसकी भी प्रैक्टिस तगड़ी करनी पड़ेगी, ये दो टॉपिक। एंड देन ये और ये साथ में आते हैं, कौन कौन कोरिलेशन और रिग्रेशन साथ में आते हैं। कर्व फिटिंग तो होपफुली आपको सिलेबस में नहीं है, तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन जो है वो अगर साथ में आते हैं तो आपको इसका साथ में पढ़ाई करा तो भी चलेगा। बिकॉज इनफैक्ट कोरिलेशन का पार्ट जो है वो अगर आप वीडियो देखोगे तो उसका एक ही सम किया तो भी इनफ है, क्योंकि सारे सम सेम है। तो एक ही वीडियो, एक ही सम और एक ही सम सॉल्विंग का प्रैक्टिस करके इमीडिएट रिग्रेशन में आओ, क्योंकि रिग्रेशन में इटसेल्फ 4-5 सम्स जो है वो कोरिलेशन के है, तो उधर कवर होता है। आपको ये टॉपिक कॉन्सेप्ट्स के लिए बस कर लो, एक्चुअल आपको जो दिमाग लगाना है वो कहाँ पे लगाना है, रिग्रेशन। ये देखो यहाँ पे ही आपका पासिंग हो गया, 4 4 4। अब कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते सर मैं इतना करूंगा तो चलेगा क्या, तो मैं प्रोबेबिलिटी नहीं करता हूँ। क्या होता है कभी कभी अगर इसका एक अजीब सा सम आया बाय एनी चांस, तो आपको सेफर साइड रहना जरूरी है। तो बताता हूँ, कुछ नहीं करना है, ना बेसिक प्रोबेबिलिटी करनी है, ना कुछ करना है। आपको बस ये टॉपिक्स करने हैं, 4 टॉपिक्स, बाइनोमियल, पॉइजन्स, नॉर्मल एंड chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे पूछो तो ये सब कुछ मिला के आपका सिर्फ 3 घंटे का काम है। कितने घंटे का, 3। नोट्स को प्यार से देखो, क्योंकि लेस देन, ग्रेटर देन, एट मोस्ट, एट लिस्ट वाले सम्स यहाँ पे आते हैं और इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूले। आपको बताओ पिद्दू पिद्दू सी लेंथ है, मतलब सॉल्यूशंस देखोगे तो बस इत्तू इत्तू सी सॉल्यूशंस है। तो आपके लिए तो बहुत आसानी है भाई, इतने से ही अगर सॉल्यूशंस है तो आगे बढ़ सकते हो ना भाई। आपको ये जो 2.5 घंटे में पेपर खत्म करना है वो वाली चीज यहाँ से काफी आसान हो सकती है। बताता हूँ, ये जो है ना, ये टॉपिक, इसमें कोई नया सम नहीं आएगा। नाम देख लो, इसको ची स्क्वायर नहीं बोलते, इसको बोलते काई स्क्वायर, क्योंकि जितने नोट्स में उसी में से सम आएगा, एक्स्ट्रा सम नहीं आएगा। नॉर्मल, पॉइजन और बाइनोमियल में ये लोग कोई भी स्टोरी बना सकते, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज नोन टू बी एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वाला जो टॉपिक है, आपको उस हिसाब से उसको माना जाता है। तो आपको ये स्टैटिस्टिक्स और ये प्रोबेबिलिटी, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे यूनिट 3 और 4 ऐसे क्यों लिखा है भाई, यूजुअली लोगों को ये सेपरेट सेपरेट पूछा जाता है, लेकिन अपना ईएनटीसी है ना, अपने को तो ये लोग परेशान कर रहे हैं, तो ये इसीलिए साथ में आपको एक सिलेबस में उन्होंने सेट करके दिया। तो कोई बात नहीं है, आप इतनी इतनी पढ़ाई, इतना इतना काम कर सकते हो, ये मेरा कहना था। अब आप बोलोगे सर आपने बोला ही नहीं क्या स्किप करना है, कर्व फिटिंग हट रहा है ना, इसके बाद यहाँ पे बेसिक प्रोबेबिलिटी हट रहा है, और ये आपको जैसे मतलब ये दोनों को और ये दोनों आ रहे, तो आप चाहे तो बाइनोमियल अच्छे से करके जाओ, नॉर्मल अच्छे से करके जाओ, आपका चॉइस है। ये तो आपको कंपलसरी करना है, यहाँ पे कोई डिस्काउंट आपको नहीं लगने वाला, जितना मैंने आपको बताया हुआ है उसके हिसाब से। अंडरस्टूड। चलिए, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। मिलते हैं अब इस सब्जेक्ट के लिए, वापस नहीं मिलते, मतलब पेपर होने के बाद वापस बैक नहीं लगना चाहिए, बता रहा हूँ, बहुत मार खाओगे, है ना।